स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से लेके आ गया हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि कल रात एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 का रिजल्ट आ गया है, जिसमें बहुत से लोग सिलेक्ट हुए हैं। सभी सिलेक्टेड जो भी मेरे भाई और बहन हैं उनके लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी कामनाएं। हमारे यहाँ से जो हमारा ऑफलाइन बैच था, जिसमें करीबन 15 से 20 बच्चे थे ऑफलाइन बैच में, जिनमें से 3 बच्चों का क्वालिफाइड हुआ था, तो एक का ही फाइनल सूची में नाम आ पाया है, जिसका नाम सीताराम काची है। यहीं पास के गांव का रहने वाला है और बेहतरीन मेहनत के साथ उसने आज अपनी सफलता को हासिल किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि उसमें मेरा एक और विद्यार्थी था जिसने भी बहुत लाजवाब मेहनत की थी और पिछले वर्ष भी वह एमपी पुलिस कांस्टेबल की मेरिट से बाहर हो गया था और इस वर्ष भी दुर्भाग्यवश 2 नंबर से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत लगा देते हैं, पूरा एफर्ट लगा देते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप जीवन में हमेशा असफल ही रहेंगे। हो सकता है कि अभी का टाइम जो है आपके लिए ठीक ना हो, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया हो किसी कारणवश। लेकिन हार नहीं मानना है, किसी भी प्रकार से मायूस नहीं होना है। आपको फिर से उसी मेहनत और उसी लगन के साथ लग जाना है। अभी फिर से पेपर है, फरवरी में हमारे एसएससी जीडी कांस्टेबल के पेपर होंगे। इस बार हमें सफल भी होना है और रैंक के साथ सफल होना है। अगर इस बार हमें 2 नंबर कम आए हैं तो अगली बार हम ऐसा प्रयास करेंगे कि हम कट ऑफ से 10-15 नंबर एक्स्ट्रा ही रहे। तो मेहनत करते रहिए। किसी भी प्रकार से जो बच्चे आज बाहर हुए हैं या इसके पहले बाहर हो गए थे, तो आप बिल्कुल भी मायूस ना हो। कई बार समय का जो चक्र घूमता है, कई बार वो समय हमारे लिए सुटेबल नहीं होता, तो हो सकता है नहीं होता हो पाता होगा हमारा सिलेक्शन। लेकिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आप निश्चित तौर से अपने जीवन में सफल होंगे। किसी भी फील्ड में आप अगर रेगुलर मेहनत करते हैं तो आप निराश तो नहीं रहेंगे, आप जरूर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर, अब रिजल्ट तो आ चुका है, तो पिछले बच्चे तो सिलेक्ट हो चुके हैं, वो है तो अपनी मंजिल को पा ही लिए हैं। लेकिन अब जो बच्चे रह गए हैं तो आप उन्हीं को अपना मार्गदर्शक मानते हुए कि यार यही हमारे आदर्श हैं जो सिलेक्ट हो गए, आपके चाहे दोस्त हो, बड़े भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, तो जैसे वह सिलेक्ट हो गए हैं आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं। बस मेहनत करिए, वह भी मेहनत की दम से यहाँ तक पहुंचे हैं और आपको भी मेहनत ही करना है। चलिए तो फिर देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ए और बी की चलने की गति का अनुपात 3:5 है। यदि बी एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लेता है तो ए को वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, एक निश्चित दूरी है जो ए और बी की गति का हमें अनुपात दे रखा है, यानी कि उनकी चाल का अनुपात हमें दे रखा है। क्या है चाल का अनुपात? चाल का अनुपात है 3:5। 3:5 किसका है? ये ए और बी का। तो एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लेता है। कौन? बी लेता है। तो दोस्तों, जब आपको चाल का अनुपात दिया हो और दूरी वही हो, जब समान दूरी तय कर रहे हो, तो अगर आपको चाल का अनुपात दिया है तो आप समझ जाना कि आपके पास समय का अनुपात भी है, यानी इसका जस्ट आपको उल्टा लिख देना है, यानी 5:3। तो ये आ गया हमारा समय का अनुपात। तो बी एक निश्चित दूरी को तय करने में कितना समय लेता है? 18 मिनट। दोस्तों, ये हमारे अनुपात हैं। अगर यहाँ मिनट बोल रहा है तो आप अनुपात को मिनट में पढ़ सकते हैं। अगर वहां पे बोलता 18 घंटे तो आप अनुपात को घंटे में पढ़ सकते। सेकंड बोलता तो सेकंड में। यानी उनके हिसाब से बी को लगा है 18 मिनट। हमारे हिसाब से बी के द्वारा लिया गया समय, ये समय कितना है? 3, यानी कि हमें लिखना है 3। उनके हिसाब से 18 मिनट, हमारे हिसाब से बी के द्वारा लिया गया समय 3। तो ए को वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी ए के द्वारा लिया गया समय कितना है, यानी आपको वैल्यू बतानी है 5 की। 3 एकम 3, 3 18, 6 पंचे 30 मिनट हमारा आंसर होगा। चाल का अनुपात मालूम है तो आप समय का बना सकते हैं, और समय का अनुपात मालूम है तो चाल का बना सकते हैं, बस दूरी होनी चाहिए समान। ठीक है ना? चलिए, केतन 151 कुर्सियां बेचता है और उसे 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन के 2 टाइप होते हैं। कई बार बेचने से क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है और कई बार विक्रय मूल्य के बराबर।
तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो हानि हो, इसका मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी कराया है, जिसमें शायद हमने 52% आंसर निकाला था, ठीक है ना। तो उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं जीडी कांस्टेबल 2025 में आया था इसी टाइप का, और लगभग हर शिफ्ट में हमें वो क्वेश्चन रिपीट होते दिखते हैं। तो अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी क्लास है, उसे जाके आप देख लेंगे तो 7-8 क्वेश्चन आपको एक ही टाइप के मिल जाएंगे और कभी भी आपका फिर पेन नहीं रुकेगा। तो 51 कुर्सियां, जैसे ही वो बोले विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्रय मूल्य के बराबर बोले तो उसका तो अलग है, मैंने बताया था कि आपको छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे लिख देना है, वहां से लाभ प्रतिशत आ जाता है। लेकिन विक्रय मूल्य के बराबर बोले तो आपको इन्हें रुपए बोलना है, यानी किसी वस्तु को 151 रुपए में आप बेचते हो तो आपको लाभ होता है, यानी प्रॉफिट कितना हो जाता है 51। तो जब आप 151 में बेच रहे हैं, 51 का लाभ हुआ है, यानी कि आपका जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वह कितना है, तो आप कहेंगे 100। भाई 100 रुपए की वस्तु जब हम 151 रुपए में, जैसे ही वह विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि बोले, आप इसको रुपए बोल देना। 151 रुपए में बेचने से 51 का लाभ होता है, इसका मतलब वस्तु आपने 100 में खरीदी थी, 100 की वस्तु 151 में बेचोगे तभी तो आपको लाभ होगा। तो बस यहाँ से हमारा प्रतिशत आ जाएगा, 51 का लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, निकालते हैं किराए मूल्य पे और किराए मूल्य है 100। बन गई, भिन्न बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दो 100 का, 100 पे जितने प्रतिशत निकालते हैं वही हमारा प्रतिशत होता है। वैसे 100 से 100 गया, यानी आंसर आ गया है 51%। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको इसे करना है। चलिए, चेतन शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है, यदि चेतन अपनी कार को अपनी सामान्य गति के 3/4 गति से, यानी कि हमें चाल का अनुपात दिया है दोस्तों, और चाल हमें दी है दो प्रकार से, उसकी जो एक है उसकी सामान्य चाल, यहां लिख लो आप, एक है उसकी सामान्य चाल और एक है उसकी अभी वर्तमान चाल। तो उसने हमें बताया है कि अपनी कार को अपनी सामान्य गति की 3/4 किसकी सामान्य गति की, जिसकी बोले नीचे वाली संख्या उसके पास ले जाओ, यानी 4 है सामान्य गति और अभी वो चल रहा है 3 से, बात समझे ना। फिर सामान्य गति का, सामान्य गति से सामान्य गति की, तो भिन्न में नीचे वाली संख्या वही होती है, यानी ये 4 है सामान्य गति, सामान्य गति तो उसकी 4 है लेकिन वह चल रहा है 3 से। तो अगर आपको चाल का अनुपात मालूम है तो आप समय का अनुपात बना सकते हैं, हमने जस्ट अभी सीखा है, यानी कि समय का अनुपात हो गया 3:4, यानी कि जब वो 4 की चाल से चलेगा तो 3 में पहुंच जाएगा, और जब वो 3 की चाल से चलेगा तो वो 4 मिनट में पहुंच जाएगा। मिनट इसलिए क्योंकि इसमें भी मिनट ही बोला है। तब शहर बी 33 मिनट देर से पहुंचता है, यानी कि चलना था 4 से तो वो 3 मिनट में पहुंच जाता, ये सामान्य चाल है, मतलब सही 3 मिनट में पहुंचना था, लेकिन वह चल तो रहा है 3 से, इसलिए वह थोड़ा सा लेट हो गया। और कितना लेट हो गया है, तो आप कहेंगे 1 मिनट। पहुंचना था 3 मिनट में, पहुंचा है 4 मिनट में, तो कितने मिनट लेट हो गया, 1 मिनट। उनके हिसाब से कितना लेट हो गया है 33, अपने हिसाब से कितना लेट हो गया है 1। यदि वह अपनी सामान्य गति से गाड़ी चलाता तो कितने समय में पहुंचता, तो सामान्य गति है दोस्तों 4, जब वह 4 से चलता तो समय लगता 3, यानी हमें वैल्यू चाहिए है 3 की, 33 तिया बताना है, यानी कि 99 मिनट। ठीक है ना, मिनट है इसलिए मिनट में ही आंसर आएगा। तो सामान्य गति से चलेगा तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि 99 मिनट में पहुंच जाएगा। ठीक है ना। चलिए, कार्य समय का पुरुष महिला वाला क्वेश्चन है, आपने ऐसे क्वेश्चन पहले भी देखे होंगे। चलिए सिखाता हूं मैं आज आपको कि 4 पुरुष और 3 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। 4 पुरुष, यानी आप लिखें यहाँ पे पुरुष यानी मेल, 4 पुरुष और यानी साथ में 3 महिलाएं फीमेल, किसी कार्य को कर रहे हैं दोस्तों कितने दिन में, 6 दिन में। ठीक है ना। और फिर तथा 5 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को, इसलिए लगाते हैं बराबर, उसी कार्य को 5 पुरुष यानी कि 5 मेल, 7 महिलाएं यानी कि 7 फीमेल, कितने दिन में कर देते हैं, 4, उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 8 पुरुष और 6 महिलाएं, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, इसमें सिर्फ आप पक्षांतर करते हैं। इस 4 का जब आप पक्षांतर करेंगे नीचे जाएगा, अगर कटता है तो यहीं पे काट लें, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब इसके अंदर गुणा करा लें, 3 चौकी 12m धन 3 तिया 9f, 2 पंचे 10m और 2 सत्ते 14f।
इसको हमने काट लिया, ठीक है ना, क्योंकि 4 का अगर पक्षांतर करेंगे, 4 यहाँ गुणा में है, इस साइड आएगा तो नीचे आएगा और नीचे आएगा तो काटेंगे ही। अब एम एम वैल्यू एक साइड और एफ एफ वाली वैल्यू एक साइड, यानी कि 12 एम के पास आप 10 एम को बुला लो तो ये धन का है, यहाँ ऋण का हो जाएगा, यानी आपके पास बचेगा 2 एम। ऐसे ही 14 एफ में से 9 एफ चला जाएगा, हमेशा घटता ही है, बस बड़े में से आपको छोटा घटा देना है, कभी भी माइनस में नहीं आता। तो 14 एफ में से 9 एफ गया तो यहाँ आ गया आपका 5 एफ। तो एम 2 एम मतलब 2 गुणा एम, 5 एफ मतलब 5 गुणा एफ। एफ को इस साइड लाओगे तो यहाँ एफ गुणा में है, इसलिए आ जाएगा नीचे। यहाँ बचा है सामने 5 और ये 2 भी चला जाएगा नीचे, क्योंकि 2 एम मतलब 2 गुणा एम, गुणा का पक्षांतर करते ही नीचे आता है। एम की वैल्यू 5 है, एफ की वैल्यू 2 है, कहीं से भी आप टोटल वर्क आप निकाल सकते हैं। तो पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। तो एम की वैल्यू कितनी आई है, आप कहेंगे 5, यानी कि 5 चौके 20 धन 5 चौके 20 हो गया ना। एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू है 2 और 2 तिया 6, यानी कि 20 और 6 हो गया हमारा 26। और ये पुरुष 4 पुरुष और 3 महिला मिलके एक दिन में 26 यूनिट काम करेंगे और काम चला है 6। तो ये हो गया दोस्तों हमारा टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य। अब ये कुल कार्य किससे कराना है, हमें कराना है 8 पुरुष यानी 8 मेल से और 6 महिला यानी 6 फीमेल से। तो मेल यानी कि 5, एफ यानी कि है हमारा 2, 8 पंचे 40 और 6 दूनी 12, यानी कि हो गया हमारा 52, यानी कि काम होगा 52 के हिसाब से। कितना काम कराना है, तो कुल टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है यहाँ लिख लेते हैं। टोटल वर्क है 26 गुणा 6, हमने निकाला था ना 26 गुणा 6, पंचों के 20, 3 दूनी 6, 20 और 6 26 गुणा 6, 3 नहीं लिखना है 6, क्योंकि वो 6 दिन में कर रहे थे और यही काम अब हमें कराना है 52 के हिसाब से। तो 26 एकम 26 दूनी 52, 2 एकम 2 तिया 6, 3 हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर, 3 दिन में काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 3 क्रमागत महीनों में ईंधन के मूल्य में क्रमशः 40%, 50% और 15% की कमी होती है, लेकिन चौथे महीने में 40% की वृद्धि होती है। तो क्रमागत कमी और वृद्धि वाला क्वेश्चन है, लगातार 4 बार हुई है, तो 4 बार अपन को इनके रेशियो लिखना है। तो 40% की अगर आप भिन्न बनाएंगे तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100 आएगा, यानी कि 40% की भिन्न होती है 2/5। क्या हो रही है दोस्तों, कमी, यानी कि अगर ईंधन का मूल्य 5 था तो 2 उसमें कम हो गया है, यानी बचा है 3। यहाँ आपको लिखना है पहले और ये है बाद, ठीक है ना। 50%, इस 50% का मतलब होता है 1/2, यानी मूल्य पहले हुआ करता था 2, 2 में हो गई है 1 की कमी, यानी अब बचा है 1, 2 से 1 गया 1। और 15%, इस 15% की भिन्न बना लो तो 5 तिया 15, 5 बीसम 100 होता है ना। तो 20 था मूल्य, 3 कम हो गया है, मतलब हो गया है 17। ठीक, उसके बाद हो गई है 40% की वृद्धि। दोस्तों 40% की भिन्न हमने अभी बनाई थी, होता है 40% का मतलब होता है 2/5 होता है ना, यानी कि 5 से 2 की वृद्धि हो गई, इस बार वृद्धि हुई ना, यानी यहाँ पे आ जाएगा अपना 7। तो इस तरीके से अपन को लिख लेना है। अगर इस लाइन से इस लाइन की कोई भी संख्या या इस लाइन की संख्या से ये वाली लाइन की कोई भी संख्या कटती है तो आपको काट लेना है, लेकिन फिलहाल नहीं कट रही है, यानी कि सिर्फ हम क्या करा सकते हैं, तो वह है हमारा गुणा। तो 55 25, 25 दूनी 50 और 50 दूनी हो गया 100 और शून्य का शून्य यानी 1000। 17 17 सत्ते 119 और 119 तिया तो 100 तिया 300 और 19 तिया 57, यानी कि 357 हो जाएगा। समझ रहे ना बात को, 17 सत्ते 119 और 119 तिया तो भाई 100 तिया 300 और 19 तिया 57, ठीक है ना। तो 1000 था मूल्य और अब बचा है 357। मैंने बताया था ना आपको यहाँ लिखना है पहले और यहाँ लिखना है बाद। तो भाई कितने की कमी आ गई, 1000 से मूल्य बचा है 357 का, यानी कि कमी आ गई है 643 रुपए की, 643 रुपए की कमी हो गई। तो उसने यही पूछा है चौथे महीने में, ये है चौथे महीने का रिजल्ट, ये है पहले महीने का रिजल्ट। चौथे महीने में ईंधन के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। तो पहले तो हो रही है कमी, तो हमने देखा कि 2 ऑप्शन है कमी में, चलिए अब देखते हैं। तो 643 की कमी हो गई है, कितने से, आप कहेंगे 1000 से। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो गुणा 100 से करा दो।
दो शून्य से दो शून्य गया, 10 से भाग कराना है, मतलब एक अंक बाद दशमलव, 64.3% की कमी हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, जब तक मैं थोड़ा सा पानी भी पी लेता हूं। चलिए एक खुदरा विक्रेता 22,400 रुपए में 22 जोड़े जूते खरीदता है। उसका अतिरिक्त व्यय 1,600 रुपए है। यदि वह इन 12 जोड़ी जूतों की बिक्री से 28,500 रुपए प्राप्त करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो देखो क्या है, उसने खरीदे हैं 12 जोड़ी जूते खरीदे हैं और 12 ही जोड़ी जूते को बेच दिया है, यानी कि 12 जोड़ी से कोई लेना देना नहीं है। मात्रा का प्रभाव क्वेश्चन पे तभी पड़ता है जब दोनों केस में मात्राएं अलग अलग हो। अब आपने 12 जोड़ी जूते खरीदे और 12 जोड़ी ही बेच दिए, तो 12 जोड़ी का सवाल से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है ना, जो खरीदा था बेच दिया, बात खत्म। यानी कि 22,400 रुपए में जोड़ी 12 जोड़ी जूते लेके आया। अतिरिक्त व्यय हो सकता है, क्या पता किस में खर्च होगा, उसने बता दिया ना, और खर्चा हुआ है। तो ये जो आप वस्तु खरीदते हैं उसके बाद चाहे उसकी मरम्मत में लग जाए, वाहन में लग जाए, या कुछ भी आप अतिरिक्त व्यय करते हैं, वह जुड़ता है हमेशा कॉस्ट प्राइस में। तो ये 1,600 रुपए आपको इसी में ऐड कर देने हैं कि 22,400 तो जूते के लग गए और 1,600 रुपए और लग गए, यानी कि हमारा जो नया मूल्य हो गया है वह हो गया है 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 24,000। जूतों का मूल्य हो गया है 24,000। अब इस 24,000 रुपए वाली वस्तु को उसने फाइनली बेच दिया है 28,500 में। बस बात खत्म हो गई। ये हमारा विक्रय मूल्य है, इसको नहीं बोलना है अतिरिक्त व्यय को शामिल करके। तो कितना आपने कमा लिया, आप कहेंगे सर 4500 रुपए हमने कमा लिया है। अब इसे बताना है हमें, इसे बताना है हमें प्रतिशत में, तो हम कहेंगे 4500 रुपए का लाभ हुआ है। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हमेशा निकालते हैं, किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य है हमारा 24,000। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का। 2 शून्य से 2 शून्य जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ पे हमारा जाएगा। किससे कट रहा है भाई, तो ये 5 4 9, यानी कि 9 6 से कट जाएगा, 6 चौके 24 और 6 7 42, बच गया 3, हो गया 30, 6 पंचे 30, 74/4 आ गया है, सॉरी 75/4 आ गया है। अब 4 से भाग कराएंगे तो 4 से जाएगा 18 बार, 18 चौके 72, शेषफल बचा 3/4, और 3/4 का मतलब ही होता है 18.75। यानी आप आगे और भाग करा सकते हैं, 4/3 का मतलब होता है 0.75, यानी कि 18.75% हमारा आंसर है। ठीक है ना। तो इस तरीके का कभी भी अतिरिक्त व्यय दिख जाए आपको कॉस्ट प्राइस में, यानी किराए मूल्य में, आपको जोड़ना है। ठीक। एक्स एक सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या है। एक्स है वह एक संख्या है, लेकिन वह है 3 अंकों की सबसे बड़ी। अब आपको मालूम होगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 3 बार 9 लिख दो। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 बार 9 लिख दो। तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, 3 अंकों की बड़ी, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या होती है दोस्तों 999। यानी कि वह संख्या जो है वो 999 से ज्यादा नहीं है, जिसकी ये बात कर रहे हैं, जो 12, 20 और 25 से पूर्णतः विभाज्य है। तो जो 12, 20 और 25 से पूर्णतः विभाज्य है वह है इनका एलसीएम। जो पूर्णतः विभाज्य होता है वह होता है एलसीएम। जो पूर्णतः विभाजित कर दे वह होता है एचसीएफ। मेरी बात आपको याद रखना है। तो उसने कहा ना, जो यानी 12 से 20 से 25 से पूर्णतः विभाज्य यानी पूरा पूरा कटता है, तो वह है 12, 20 और 25 का एलसीएम। एलसीएम मतलब वह संख्या जो इन तीनों के पहाड़े में आती हो और सबसे पहले आती हो। यानी कि मैं आपसे बात करूं 12 और 20 की, 12 और 20 की, तो आप कहेंगे कि सर इनका एलसीएम तो हो गया 60। अब 60 का पहाड़ा जब तक पढ़िए जब तक ऐसी संख्या ना आ जाए जो 25 से घट जाए। तो सीधी सी बात है, 60 दूनी 120, 120 25 में नहीं आता, 60 तिया 180, चौके 240 नहीं आता, पंचे तो आ गया कितना 300। 300 ऐसी संख्या है जो 12 से भी कटेगी, 20 से भी कटेगी और 25 से भी कटेगी।
और यही है इनका एलसीएम। लेकिन उसने कहा है कि भाई हमें चाहिए है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो क्या ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है? नहीं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, लेकिन 999 आंसर नहीं है। ये तो एक लिमिट लिख ली कि इससे आगे हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, 300 की मल्टीपल ही लिख लेने हैं, यानी 300 की गुणज, 300 का पहाड़ा पढ़ते जाओ। तो 300 वह संख्या है जो 12 से कट रही है, 20 से कट रही है और 25 से। तो 300 के जितने भी गुणज होंगे वह भी 12, 20 और 25 से विभाज्य होंगे, यानी कि कट जाएंगे। तो 300 दूनी 600, 300 तिया 900 और 300 चौके 1200। तो 4 बार में तो 1200 आ गया। ये तो 3 अंकों की नहीं, ये तो 4 अंकों की संख्या है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 300 गुणा 3 यानी कि 900। क्योंकि 300 कट रहा है तो 300 के गुणज भी कटेंगे। 300 दूनी 600, 300 तिया 900, 300 चौके 1200। तो 4 बार में 1200 आ गया और 1200 4 अंकों की संख्या है। हमें चाहिए है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों 900, जो 12, 20 और 25 से कटेगी। सबसे पहले 12, 20 और 25 का एलसीएम लिया और उसका गुणज तब तक करते रहो जब तक आपको 3 अंकों की बड़ी संख्या ना मिल जाए। तो 4 बार में 1200 आ रहा था, इसलिए मैंने 3 बार पढ़ा। तो x वह संख्या x यानी कि 900 है। तो उसके अंकों का योग क्या है, यानी कि 9 धन शून्य पूछा है। तो तीनों को जोड़ोगे क्या आएगा 9, यानी कि आंसर होगा हमारा 9। ठीक है ना। चलिए, यदि 3x वर्ग और 4xy का तृतीय अनुपाती 48 है तो y का धनात्मक मान क्या है? तो दोस्तों जब मैंने आपको समानुपात पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब भी आपको दो वैल्यू दी हो, जैसे इसमें कितनी वैल्यू है, 2, 3x वर्ग और 4xy, दो वैल्यू दी हो तब आपको b को लिखना है 2 बार, और 3 वैल्यू दी है तो a b c d चारों लिखने हैं। ये हमारी ट्रिक थी। तो अभी 2 वैल्यू है, तृतीय अनुपात हमें दिया है यानी कि लास्ट का। तो हमें पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लेना है कि क्या होगा, a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। जब भी आपको दो वैल्यू दिखे, ये दो वैल्यू ही है, ये तो उनका आंसर है, दो वैल्यू ही दिखे तब आपको b को 2 बार लिखना है। और हमारा जो तरीका है वह क्या होता है, बाहर का बाहर से गुणा, अंदर का अंदर से। a की वैल्यू हो गई है 3x वर्ग, b की जगह आपको लिखना है 4xy समानुपात 4xy। कोई फार्मूला याद नहीं करना है। और ये होता है दोस्तों तृतीय अनुपात। ठीक है ना। अगर यहाँ पे वह 3 वैल्यू दे तब आपको a b c d चारों लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे अगर 2 वैल्यू दिखती है तो b को हमेशा 2 बार लिखना। ये होता है प्रथम अनुपात, ये होता है मध्य अनुपात, दोनों जगह देखो b ही है, और ये होता है तृतीय। और तृतीय अनुपात हमें दे रखा है यानी कि 48। तो सर तरीका क्या है हमारा? तरीका दोस्तों वही है कि बाहर का बाहर से गुणा होता है और अंदर का अंदर से, यानी कि हम कहेंगे 3x वर्ग गुणा 48 बराबर, समानुपात की जगह बराबर, 4xy गुणा 4xy। ठीक है ना। अब हम कराएंगे पक्षांतर, जब तक कटता है तो हमें काट लेना है, यानी कि जैसे x वर्ग से, चलो x और x वर्ग हो जाएगा, मैं आपको पहले गुणा करके बता देता हूं। चलिए देखो, यानी कि 4 से जाएगा हमारा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर जाएगा 4 एकम 4 तिया 12, हो गया ना। चलिए, तो यहाँ पे बचा है 3 तिया 9x वर्ग, और वहां बचा है x और x का गुणा कराओगे x वर्ग, और y और y का गुणा कराओगे y वर्ग। तो x वर्ग से x वर्ग कट गया, y वर्ग, यानी कि हमें तो चाहिए है y की वैल्यू, y का धनात्मक मान क्या है, तो वहां से स्क्वायर हटाओगे तो यहां आ जाएगा अंडर रूट y। कुछ नहीं दोस्तों, ये जब आप घात हटाते हैं तो यहाँ वर्गमूल का सिंबल आ जाता है, बस और कुछ भी नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। तो ये वर्गमूल का सिंबल होता है, यानी 9 का वर्गमूल बताना है। 9 का वर्गमूल बता दो, 9 किसका वर्ग है? आप कहेंगे सर 3 का, बस यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा दिखता है, कई बार थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हमें करना होता है, क्योंकि बात भाई हमारी गवर्नमेंट जॉब की है, तो कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है ना। बस अगर आपने सीख लिया, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर एग्जाम टाइम में हो जाएगा। ठीक, चलिए
नमिता 9,000 रुपए जमा करता है, मुझे लगा लड़की है, जो साधारण ब्याज पर 3 वर्षों बाद 10,200 रुपए हो जाते हैं मतलब समझते हैं ना, ये मिश्र धन होता है। 9,000 जमा किए थे, ब्याज इसमें शामिल होता गया, राशि बढ़ती गई तो हो जाता है ये मिश्र धन है। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो उसे कितनी राशि रुपए में मिलती? दिल्ली पुलिस में आया दोस्तों क्वेश्चन, अब आएगा आपके जीडी में, एसएससी जीडी कांस्टेबल में। तो भाई 2% आपकी राशि, 2% दर अगर अधिक होती तो ब्याज अधिक मिलता, सीधी सी बात है, कुछ पैसे और मिल जाते। तो कुछ भी नहीं करना है ना, आपको पुरानी दर निकाल ली है ना कुछ, सीधा आंसर बताना है। सर वो कैसे होगा? तो ब्याज दर 2% अधिक होगी, दर होती है दोस्तों वार्षिक, एक वर्ष में आपका 2% बढ़ जाएगा, एक वर्ष में 2% बढ़ जाएगा, तो 3 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा? तो दर गुणा समय, 2% गुणा 3, यानी कि टोटल आपको 6% और ब्याज मिल जाएगा। यानी 9,000 का 6% कितना होता है? अरे भाई किसी भी संख्या का आपको 1% चाहिए है तो पीछे से 2 शून्य हटा दो, तो 9,000 से 2 शून्य गए, 1% की वैल्यू हमारी आ गई 90, तो 6% की वैल्यू 9 6 54, यानी 540 रुपए हमें ब्याज और मिल जाएगा। और यानी कि अभी राशि मिल रही है 10,200, अगर दर बढ़ाते हैं तो समय है 3 वर्ष, 2 तिया 6% और मिल जाएगा, 1% है 90, तो 6% है 9 6 54, यानी 540 रुपए और मिल जाएगा। टोटल राशि हो जाएगी 10,740 रुपए। कहाँ है भाई 10,740? ऑप्शन नंबर सी। देखते ही कर लोगे, ठीक है ना। चलिए, पी और क्यू किसी कार्य को क्रमशः 30 और 45 दिनों में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना है क्षमता। कभी भी कार्य समय का क्वेश्चन देखें, सबसे पहले आपको क्षमता निकालना है। तो क्या बोला है? पी है और क्यू है। तो पी 30 दिन में करता है और क्यू करता है 45 दिन में। इनका एलसीएम लेना है, वही हमारा कुल कार्य होता है, तो वह है हमारा 90। तो 30 तिया 90, 45 दूनी 90, ये है क्षमता। क्षमता मतलब अगर ये दिन है तो P एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और ये जो हमारा Q है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। अब जैसा जैसा उसने बोला है वैसा वैसा आपको करा देना है, ठीक है ना। तो उसने बोला है P कार्य शुरू करता है और अकेले 5 दिन कार्य करता है। तो P एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 5 दिन में करेगा 3 5 15, यानी कि ये मान के चलो कि जैसे वहां फैक्ट्री में पेन बनते हैं ना, तो टोटल 90 पेन बनाना है। P एक दिन में 3 पेन बनाता है, Q एक दिन में 2 पेन बनाता है। P 5 दिन कार्य करता है तो एक दिन में 3 पेन बनाएगा, तो 5 दिन में 3 5 15 पेन हमारे यहाँ पे बन के तैयार हो गए, यानी कि अब पेन बचे हैं दोस्तों 75। ठीक, फिर Q उससे जुड़ जाता है, यानी कि अब उसके साथ हो गया है, साथ में कौन? Q, और वे साथ में 6 दिन काम करते हैं। तो अब करेंगे दोनों साथ में, यानी कि 3 और 2 दोनों जब साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? 3 और 2 5, और साथ में 6 दिन काम करते हैं, तो एक दिन में अगर वो दोनों साथ में आएंगे तो P करेगा 3 और ये करेगा 2, तो टोटल 5 यूनिट काम करेंगे, यानी कि 5 पेन बनाएंगे अगर पेन बनाते हैं तो 5 छक्के 30 यूनिट काम और हो जाएगा। तो बचा 30 और हो गया, अब बचा है शेष काम 45, शेष बच गया है 45। अब क्या हुआ है? जिसके बाद P कार्य छोड़ देता है, P ने कार्य करना छोड़ दिया, उस समय कार्य का शेष भाग क्या है? कितना काम बचा है? तो भाई 45 बचा है। भाग, शेष भाग, यानी आपको भिन्न में बताना है। कैसे? तो भाई कितना काम बचा है? 45, कितने में से? 90 में से। टोटल काम क्या था? 90, 45 एकम 45 दूनी 90, यानी 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो कितना भाग बचा है? 0.5, आधा। 0.5 मतलब आधा, 1/2 मतलब आधा, ठीक है ना। चलिए, तो यही हमारा आंसर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 9 40 41 है? दोस्तों त्रिभुज जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि वह हमेशा समकोण त्रिभुज ही होगा, लेकिन लिख के कहीं नहीं देगा कि बच्चा ये समकोण त्रिभुज है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जानना चाहता है क्या आपको समकोण त्रिभुज से जुड़े कॉन्सेप्ट मालूम है। समकोण त्रिभुज ही इसलिए आएगा दोस्तों क्योंकि इसमें होती है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय से जो आप लंब, आधार और कर्ण निकालते हैं तो उनकी बहुत सी ट्रिपलेट है।
तो वो जो ट्रिपलेट है वह हमें याद होनी चाहिए, कम से कम 10-15। अब अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि सर हमें ट्रिपलेट नहीं आती और हमें आप याद करा दो, तो मैं आपको एक ही क्लास में याद करा सकता हूं और बनाना भी सिखा सकता हूं। लेकिन मैं क्लास लाऊंगा तब जब आप उसकी डिमांड करेंगे, जब आप कहेंगे कि हाँ सर हमें ट्रिपलेट सीखना है, आप उसके लिए एक क्लास लेके आओ, तो मैं 1-2 दिन के अंदर ही आपको उसकी क्लास दे दूंगा। और अगर आप जानते हैं पहले से तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों यह है हमारा समकोण त्रिभुज, क्योंकि ट्रिपलेट होती है 9, 40, 41। अब मुझे मालूम है, मुझे याद है होती है, और जिन बच्चों को मालूम है वो भी समझ गए। तो समकोण त्रिभुज में ये जो है, ये आधार और ये लंब, या ये लंब और आधार हो सकती है, लेकिन जो सबसे लंबी भुजा होती है दोस्तों वही होती है हमारी कर्ण। और हमें मालूम है कि क्षेत्रफल में कर्ण का कोई काम नहीं होता। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 1/2 आधार, दोनों में से जो लिखना है लिख लो, 9 गुणा 40। बस इसको नहीं लिखते क्षेत्रफल में। जो सबसे लंबी भुजा होती है यह होता है दोस्तों हमारा समकोण त्रिभुज। ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे जो लंबी भुजा है यह है हमारा कर्ण। यह है आधार, जो नीचे होता है वह आधार है, यह है लंब या ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन सबसे लंबी भुजा यही होती है हमेशा। और लंबी भुजा का काम क्षेत्रफल में नहीं होता। 2 से जाएगा यहाँ पे अपना ये 20 बार, और 2 इनाम 18, यानी 180 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। तो ट्रिपलेट से एक क्वेश्चन आएगा जिसे आपको देखते ही उड़ाना है। जब आप इसे सीख जाएंगे तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि जो लंब और आधार है उनमें से किसी एक को आधा कर दो और गुणा करा दो, यानी कि 40 का आधा 20, 2 इनाम 18, 180 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे लंबी भुजा को आप छोड़ दो और जो आपको 2 भुजा दिख रही है उनमें से किसी एक भुजा को आधा कर दो। इसका आधा नहीं बन रहा है, इसका कर दो। 40 का आधा है 20, 20 गुणा 9 कराएंगे 180, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समान गति से चलती हुई ट्रेन एक खंबे को 3 सेकंड में पार करते हैं। रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, आप चाहें तो वीडियो को रोक के बना सकते हैं। जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए, ट्रेन एक खंबे को 3 सेकंड में पार करती है और 700 मीटर लंबी। ट्रेन एक ही है, कंडीशन दो। ट्रेन ने सबसे पहले पार किया है, एक जगह लिखते हैं समय 3 सेकंड। 3 सेकंड में ट्रेन ने पार किया है किसको? खंबे को। और खंबे की कोई लंबाई नहीं होती, यानी आपको लिख देना है यहाँ पे 0। ज्यादा अच्छा 0 बन गया है, लोग मैं फिर से बना देता हूँ। और फिर उसने 10 सेकंड में ऐसे करना है, 10 सेकंड में, समय के नीचे समय, 10 सेकंड में उसने पार किया है 700 मीटर लंबे पुल को। अब ट्रेन की लंबाई तो हमें मालूम नहीं है, तो जो दिया है वही लिख लेना है। यहाँ लिखते हैं मीटर। सर 0 मीटर क्यों? खंबा हो, कोई व्यक्ति हो, सिग्नल पोस्ट हो, इनकी कोई लंबाई नहीं होती, इसलिए 0। और जिसको पार किया है 700 मीटर लंबे पुल को, तो मैंने 700 लिख दिया। बहुत आसान है दोस्तों। 3 सेकंड और 10 सेकंड, यहां आपको समय का अंतर लिखना है। आप कहेंगे सर 7 सेकंड, और 0 और 700 का अंतर लिखेंगे, यहां आएगा 700 मीटर। तो यहां जब 7 सेकंड का अंतर आया तो यहां दूरी में अंतर आया है 700 मीटर का। तो यही हमारी चाल है, 7 सेकंड में 100 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना? 1 सेकंड में चली गई दूरी ही तो चाल होती है, यानी कि 700/7। एक की वैल्यू निकालते हैं तब कराते हैं भाग, 7 से भाग कराएंगे, 7 एकम 2 शून्य का 2 शून्य, यही हमारी चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में 100 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर टी। किलोमीटर प्रति घंटे में पूछता तो हम उसे आगे बढ़ाते, लेकिन नहीं पूछा है। चलिए, एक व्यापारी 25% लाभ प्राप्त करके एक वस्तु को 500 रुपए में बेचता है। वह दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। दूसरी वस्तु के लिए उसे कितना मूल्य देना पड़ेगा? तो दोस्तों दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है कि दो वस्तु है। अब हमें तो नहीं मालूम कौन सी वस्तु कितने रुपए में बेची है, तो यहां हम लगा देंगे एलिगेशन, यानी कि उसे पहली वस्तु पे होने वाला है 25% का लाभ, दूसरी वस्तु पर हुआ है 10% की हानि। हानि को आप चाहें तो यहाँ माइनस में लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये है हानि, बाकी प्लस माइनस का कैलकुलेशन में कोई काम है नहीं। तो ये हमारी हानि है, इसलिए मैंने इसे माइनस में लिख दिया, प्रतिशत भी लिखने की जरूरत नहीं। दोनों से कुल मिला के जो भी परिणाम है उसको लिखते हैं यहाँ।
लेकिन उसने बता दिया है कि दोनों से मिलाकर ना तो लाभ हुआ है ना हानि, यानी कि प्राप्त जो हुआ है वह मिला है हमें शून्य, ना तो लाभ ना हानि, इसलिए लिखा है शून्य। और आपको एलिगेशन लगा देना है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आपको लिखना है इनका अंतर। शून्य और ऋण 10 का अंतर है दोस्तों 10, और यहाँ शून्य और 25 का अंतर है 25, और इसको काटना है तो काट लीजिए, 5 दूनी 10 और 5 25, तो 2:5 आ गया। सर ये किसका अनुपात है दोस्तों? यह है हमारा क्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य का ही क्यों, विक्रय मूल्य का क्यों नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि हमें दिया है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। तो लाभ और प्रतिशत और हानि प्रतिशत की जब हम गणना करते हैं तो बटे में क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य। तो लाभ हानि की गणना किसके आधार पर होती है? क्रय मूल्य के आधार पर, इसलिए यहाँ पर अनुपात आएगा क्रय मूल्य का। बात समझ रहे ना। अगर ये ब्याज की दर होती तो ब्याज किस पर मिलता है? मूलधन पर। तो ये जो अनुपात आता यहाँ पे निकल के वह किसका आता? मूलधन का। तो ये है उसका रीजन। यहाँ लाभ प्रतिशत है इसलिए ये जो क्रय मूल्य का अनुपात है। अब हमसे पूछा है दूसरी वस्तु के लिए उसे कितना मूल्य देना पड़ा था, कैसे? व्यापारी को, यानी देना पड़ा था। जब व्यापारी खरीद के लाया था उसे कितने रुपए देने पड़े थे, यानी आपसे पूछा है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया है? नहीं दिया है। आप जल्दबाजी में 500 लिखेंगे लेकिन नहीं दिया है। 500 रुपए में बेचता है, ये विक्रय मूल्य है। कब बेचता है? जब उसे 25% का लाभ हुआ था। तो 25% का जब उसे लाभ हुआ था, 25% लाभ का मतलब है 1/4। 4 अगर हमारा सीपी है, 4 की वस्तु 1 के लाभ पर बेचोगे तो 5 में बेचोगे। तो उनके हिसाब से बेचा है 500 में, हमारे हिसाब से बेचा है 5 में। चाहिए क्या? पहले तो चाहिए क्रय मूल्य। 5 से जाएगा अपना ये 100 बार, 100 गुणा 4 कराओगे, यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 400। उनके हिसाब से यहाँ पे आ जाओ, उनके हिसाब से पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 400, हमारे हिसाब से पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 2। चाहिए क्या? दूसरी वस्तु को कितने में खरीदा था? व्यापारी ने 5 में खरीदा था। 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 शून्य का 2 शून्य, 200 गुणा 500 कराएंगे, आंसर हो जाएगा 1000, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। तो कहाँ का क्वेश्चन है भाई? दिल्ली पुलिस 2023 में आया था। अब आएगा आपके एग्जाम में। सारे अच्छे क्वेश्चन आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। तो आप जैसे भी पढ़ रहे हैं बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, लेकिन मेरी क्लास को आपको 40 से 45 मिनट देना है। फिर बाद में आप पाएंगे कि आपकी ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए फिर इसी तरीके से बेहतरीन मेहनत करती रहिए, जिस तरीके से कल रिजल्ट आया और कई लोगों का एक नया सवेरा हुआ। रात में रिजल्ट आया था, आज का सवेरा बहुत लोगों के लिए नया था। चाहे वह सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए भी नया था, और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनके लिए भी एक ये नया सवेरा हो सकता है। आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल है मुझे मालूम है, लेकिन अपने आप को आपको संभालना होगा। आप एक वीर योद्धा हैं, आप सफलता के दरवाजे से लौट कर आए हैं। तो जब आप सफलता के दरवाजे तक जा सकते हैं तो आप सफलता का दरवाजा भी तोड़ सकते हैं और उस पार जा सकते हैं। तो चलिए फिर करते रहिए मेहनत, मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।